Good morning, good afternoon, or good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are covering with the revision of a yet new chapter of CS Executive Module 1 from SBIL Non-Corporate Entities. Students, ये जो हम classes कर रहे हैं revision की, first disclaimer I want to give you that these are the revision videos. Now you understand revision videos and normal videos. Normal videos में क्या होता है, जब हम ये chapter करेंगे तो हम एक एक point पे detailed discussion करेंगे, right? But these are the revision videos in which all the topics are covered. You can check from your study material, and then all the topics are taken here for revision, and I'm in a speed because this is revision. The major purpose for these videos are कि जब भी आप एग्जाम से पहले पढ़ें SBIL तो आप ये चैप्टर उठा के देखें, मेरे साथ पढ़ें, वीडियो चल रही है, साथ साथ आप भी रिटन राइटिंग प्रैक्टिस करें, पढ़ें साथ साथ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट एग्जाम से पहले अगर आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स मिल जाएं विच कुड हेल्प यू इन योर एग्जाम, in what they can help you, how these videos are helping you, right? पहला हेल्प इज दैट एक तो आपको कॉन्सेप्ट जो शायद दिमाग से निकल गया था रेगुलर क्लासेस में या पहले, तो आपको अभी वो एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है? आप सुनी हुई चीज जो है वो ज्यादा रिटेंशन, इट प्रोवाइड्स मोर रिटेंशन, रिट्रीव करने में हेल्प करेगा। रिट्रीव मतलब जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम पे भी जब आप याद करोगे, सपोज आप कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो वो आपको आसानी से याद आ जाएगा क्योंकि आपने बात सुनी हुई है, सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं, राइट? और आपकी जो मोनोटोसिटी होती है नोट्स को आगे आगे करके देखना और बुक्स को ओपन करना, तो मोनोटोसिटी भी दूर होगी क्योंकि आप यहाँ सुन रहे हो चीज, ठीक है ना? हम जब बुक में ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम मोनोटोनस फील करते हैं, थोड़ी देर बाद हमें मन करता है हम बुक बंद कर दें। एंड विंटर्स में तो वैसे ही आप बुक के ऊपर ही बुक अब गिरी पड़ी है मुंह पे एंड यू विल फॉल asleep, right? So these videos are really going to help you out. So today chapter which we are going to do is non-corporate entities. I would say this chapter in SBIL part A is very easy chapter. मतलब ये इसमें वो 2-3 टॉपिक्स है जिससे मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जिससे आई डोंट फील कि क्वेश्चन आना भी आएगा, या यू नो बीइंग आईसीएसआई बीइंग आईसीएसआई, तो आई डोंट थिंक उसमें से क्वेश्चन कुछ आएंगे शुरू के टॉपिक्स में। तो 2-3 टॉपिक्स ऐसे प्रोमिनेंट है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। Let's talk, but we are going to talk about all the topics, right? We are not going to leave anything. We are going to listen to everything you have to listen to everything what I'm saying, right? So that वहां पे चाहे कुछ भी आ जाए, easy आ जाए, मुश्किल आ जाए, बहुत बार ऐसा होता है हम easy नहीं करके जाते, मुश्किल करके जाते हैं, कभी कभी easy आ जाता है, और जब हम मुश्किल करके जाते हैं, मतलब easy करके जाते हैं, मुश्किल नहीं करके जाते तो मुश्किल आ जाता है। तो somehow हमें सब कुछ सुन के जाना है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की उसको थोड़ा सा लिख के कर लेंगे हम, ठीक है ना? अब जैसे आई टेल यू, जैसे हम पढ़ेंगे आई टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ऑल द चैप्टर्स ऑफ SBIL you will get, right? And I am not taking revision of like five chapters together. I am taking revision of every chapter individually so that whenever you are doing that chapter, you can simply open that video and start doing it. ऐसा बीच बीच में, क्योंकि अगर मैं 5 चैप्टर्स का रिविजन इकट्ठे लूंगी या 3 चैप्टर्स का रिविजन इकट्ठे लूंगी तो ऑफ कोर्स मेरी स्पीड भी बढ़ी रहेगी और ज्यादा, और कुछ टॉपिक पे को ही मैं कवर कर पाऊंगी क्योंकि आई हैव 5 चैप्टर्स टुगेदर। आप समझ रहे हो? तो आपका एक एक चैप्टर इंडिविजुअली, सो दैट जब भी पढ़ रहे हैं तो सीधा वही चैप्टर हम ओपन कर लेंगे वीडियो। तो स्टूडेंट, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब पहली बात है कि ये कॉर्पोरेट एंटिटीज नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में नहीं आ रही हैं। दे आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दे आर डूइंग बिजनेस बट नॉट कंपनीज एक्ट, नॉट अंडर कंपनीज एक्ट। देखो, बिजनेस मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक अकेला इंसान भी बिजनेस कर रहा है, 2-3 लोग पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी खोल के भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस, एक इंसान सड़क पे खड़े होकर पेन बेच रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है? एक इंसान छोले कुलचे बेच रहा है, छोले भटूरे बेच रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। तो आप समझिए, एक ठेले वाले से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी बिजनेस कर रहे हैं। कॉमन बात तो है ना उनमें कि वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो अभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पार्टनरशिप के बारे में बताओ, सो बहुत ईजी है लिखने को, क्योंकि पार्टनरशिप में ये हम एक जनरल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, उसके क्या फायदे हैं। आप खुद भी सोच लो पार्टनरशिप होने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो
तो फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान भी मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं शुरू के जो हम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आराम से और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे चांस कम लगता है इन टॉपिक्स में से। आगे के जो टॉपिक्स हैं ट्रस्ट, सोसाइटी, मेगा फर्म्स, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस फिर भी हैं। पार्टनरशिप इज़ नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। लोगों के बीच का जो एक रिलेशन होता है उसी को पार्टनरशिप बोलते हैं। कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं। इट इज़ अ रिलेशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है? तो जब जैसे ये 3 इंसान हैं, 3 लोग हैं, ये तीनों पार्टनरशिप में मतलब एक रिलेशन में बिज़नेस करते हैं व्हिच इज़ अ पार्टनरशिप रिलेशन। तो ये तीनों अपने एक-दूसरे को रिप्रेज़ेंट करेंगे बिज़नेस में। तीनों ही प्रॉफिट शेयर करेंगे, तीनों ही लॉस शेयर कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखिए, शेयर द प्रॉफिट्स, लॉस के बारे में नहीं लिखा, ध्यान दीजिए। लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी, प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। ठीक है? लॉस चाहे एक शेयर करे, दो शेयर करे या सारे शेयर करे, डजंट मैटर, लेकिन प्रॉफिट नीड्स टू बी शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है? पर्सन हु हैव अग्रीड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल पार्टनर्स, कलेक्ट इनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं, कलेक्टिवली फर्म। होल्डिंग आउट पार्टनर कौन होता है? इनमें कोई भी इंसान जब अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ और तुम्हारी इस रिप्रेजेंटेशन पे कभी कोई क्रेडिट दे दे, जैसे सपोज तुम्हारी कोई सीएस फर्म है, तुमने सीएस बन गए और तुमने सीएस फर्म ओपन कर ली। अब मैं ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, राइट? और मैंने किसी को बोल दिया कि मैं ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं इनके फर्म की पार्टनर हूँ, ठीक है? तो मेरे ऐसे बोलने पे किसी ने तुम्हें क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिया या कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया, सो यहाँ पे वो मुझे भी कंसिडर करेंगे। मैंने बोला ना कि आई एम अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म, सो लायबिलिटी मेरे ऊपर भी आ जाएगी। सो इन दैट केस आई विल बी अ होल्डिंग आउट पार्टनर, राइट? वही चीज़ें लिखी है, एनीवन हू बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, मतलब बाय योर बिहेवियर, आप क्या कर रहे हो, एक्शन, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, मतलब कोई और अगर मान रहा है तो उसको रोक भी नहीं रहे हो आप कि आपको, जैसे सपोज मुझे एक एक्स वाई मिस्टर एक्स है, उसने मुझे घोषित करा कि अच्छा आप तो इस फर्म के पार्टनर हो, और मैंने मना भी नहीं किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे पता था कि आप मुझे पार्टनर समझ रहे हैं, मैंने होने दिया। ठीक है? टू बी अ पार्टनर देन आई विल बी लायबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म to anyone who has on the faith of such representation given credit to the firm। और मेरे ऐसे बोलने पे या मेरे कंडक्ट पे या मेरे लिख के देने पे किसी ने फर्म को क्रेडिट दे दिया, तो वो इंसान मुझे भी लायबल करेगा। Where after a partner's death, the business is continued in the old firm name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part shall not of itself make his legal representative or estate liable। ये भी एक चीज आपको बता रहे हैं। देखो ये पॉइंट सुन लो, क्योंकि अलग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना, होल्डिंग आउट पार्टनर के बारे में 4 लाइनें लिखो, लेकिन किसी क्वेश्चन के बीच में पूछ सकता है तुमको। अभी क्या है, एक फर्म है, फर्म में पार्टनर की डेथ हो चुकी है। पार्टनर अभी क्या है, जैसे फर्म का नाम होता है राम मोहन सोहन फर्म, ठीक है? तो मोहन की डेथ हो गई, तो उन्होंने नाम चेंज नहीं करा, राम मोहन सोहन ही है, क्योंकि देखो कभी काफ़ी टाइम से नाम चलता आ रहा है, अब मोहन की डेथ हो गई है, तो नाम नहीं हटाया। तो नाम नहीं हटाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोहन के रिप्रेजेंटेटिव को या उसके एस्टेट को लायबल करते रहोगे फॉर एनी फ्यूचर लॉस या लायबिलिटी, ऐसा नहीं कर सकते आप। इस पार्टनरशिप फॉर्म अ बॉडी कॉर्पोरेट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में जो फीचर्स होते हैं वो पार्टनरशिप के फीचर्स बिल्कुल नहीं है। एंड ऑल दो फीचर्स की बात तो बात की है, दोनों एक्ट अलग है। कंपनीज एक्ट 2013 की रजिस्ट्रेशन अलग है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की रजिस्ट्रेशन अलग है, राइट? तो पार्टनरशिप डज नॉट पोजेस ऑल द एट्रीब्यूट्स जैसे कंपनी के होते हैं, सो इट इज नॉट एट ऑल अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज merely an association of individual। that law does not recognize partnership to have a personality or existence distinct from its partners। distinct का मतलब क्या होता है? देखो अभी पार्टनर्स में क्या है, जो फर्म का लॉस है वो मेरा लॉस है, जो मेरा लॉस है वो फर्म का लॉस है, ऐसा चलता है ना पार्टनरशिप में। कंपनी में तो ऐसा नहीं चलता। कंपनी में क्या है, जो कंपनी का लॉस है कंपनी ही भुगतेगी, कंपनी का नाम हर जगह आता है, डायरेक्टर्स का नाम नहीं आता, राइट? तो वो वाला चीज यहाँ पार्टनरशिप में नहीं है। इट डज नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। फर्म में अगर पार्टनर्स की डेथ होती है तो फर्म की भी डिसोल्यूशन तक बात आ जाती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है परपेचुअल सक्सेशन। देन फर्म के नॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट ऑन इट्स ओन। कंपनी में हम देखते हैं इट कैन स्यू और बाय स्यूड ओनली इफ द फर्म इज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। बट कंपनी में क्या है, कंपनी के पास ये फीचर है, कैन स्यू ओनली बी और कैन बी sued।
अभी देखो ये 2 स्लाइड हमने कितनी जल्दी कर लिए। अभी अगर नॉर्मल क्लास होता और ये नॉर्मल चैप्टर चल रहा होता, तो अभी इसी पे आधा घंटा लग जाता। हम लोग चर्चा करते, एक-एक पॉइंट को डिस्कस करते, एग्ज़ाम्पल करते। बट अगेन आई हैव गिवन यू द डिस्क्लेमर, दिस इज़ रिविजन, नॉट अ नॉर्मल क्लास। ठीक है? वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत क्या है, थंबनेल में देख लिया, शुरू में देख लिया, तो ये तो प्रिज़म्पशन होनी ही चाहिए, राइट? अगर कोई बच्चा ये बोले, मुझे तो मतलब ही नहीं पता, मैम सीधा फीचर पे आ गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल केस में दैट आई एम टॉकिंग एंड यू मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे तो मीनिंग ही नहीं पता, देन रीच बैक टू मी ना, यू हैव माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन टेलीग्राम, व्हाट ऑल यू रिक्वायर। इफ यू हैव एनी इशू, बिकॉज़ सी आई एम नॉट, आई डोंट नो आपका क्या परसेप्शन है, आप वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही। हर किसी इंसान का दिमाग परसेप्शन डिफरेंट होता है, ठीक है ना? सपोज़ मैं कोई चीज़ देख रही हूँ और मेरे साथ 10 लोग और वो एक कोई वीडियो देख रहे हैं, उनको तो समझ में आ रही है, मुझे ये कोई आर्ट समझ में नहीं आ रही। ऐसा हुआ भी था। आई वेंट विद माय फ्रेंड्स एंड समवेयर म्यूज़ियम में, तो उनको तो वो चीज़ समझ में आ रही थी, एक आर्ट मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो हो सकता है ना, ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कोई चीज़ है, यू कैन रीच बैक टू मी एंड क्लियर योर डाउट। एक्सिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट फीचर क्या है? एक तो एग्रीमेंट बेस्ड होता है ये। इट इज द बिजनेस, बिजनेस में जब सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं कॉमन परसेप्शन से, तो दैट इज एंगेजमेंट इन बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर सीन। एजेंसी रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक टेस्ट फैक्टर देखा जाता है ना पार्टनरशिप का, कि पार्टनर एक एक एसोसिएशन को कैसे बोला जाए कि ये पार्टनरशिप है। मतलब ये 5 लोग हैं, ये बिज़नेस कर रहे हैं। अब आप कैसे बोलोगे कि इनकी पार्टनरशिप फर्म है? व्हाट इज़ दैट टेस्ट? व्हाट इज़ दैट स्पेशल फीचर जिसको सुन के या देख के आप बोल सकते हो कि हाँ, ये पार्टनरशिप है। ये फीचर ये एजेंसी वाला है। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अदर एंड देयर फर्म। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। मतलब अगर मैंने लॉस कर दिया, मेरी वजह से हुआ है, तब भी तू भी भुगतेगा। तो तुम्हारी वजह से प्रॉफिट हुआ है, तो मैं भी शेयर करूँगा। सो लाइक दैट केस, तो एजेंसी रिलेशनशिप इज सीन। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कॉमन मैनेजमेंट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप सपोजिंगली ऐसा नहीं बोल सकते कल कि अब ना मैं पार्टनर नहीं हूँ, अब से मेरा मेरा ब्रदर पार्टनर होगा। नॉट लाइक दैट। यू कांट जस्ट ट्रांसफर योर शेयर एज योर ओन विल। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। सेक्शन 69 पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो तो आपको कुछ नुकसान कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है? इट डिपेंड्स। ये भी आप पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कुछ समय के लिए, या जब तक आपकी मर्जी है तब तक के लिए। सो इट डिपेंड्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन। पार्टनरशिप एट विल होती है वो वाली, विल का मतलब होता है विश, मर्जी। तो पार्टनरशिप दैट इज एज पर द विल ऑफ द पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बाय एनी पार्टनर गिविंग द नोटिस इन राइटिंग कि भाई अब मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बनना चाहता फर्म का। देन तब तक उसकी वो पार्टनरशिप चलेगी, क्योंकि विल वाली है। विल पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कोई पर्टिकुलर इवेंट की। वैसे देखो पर्टिकुलर में ही इवेंट और टाइम दोनों आते हैं, पर यहाँ पे 3 अलग बताए गए हैं। तो जब कोई पार्टनरशिप किसी इवेंट की वजह से आती है, कि देखो अभी जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम इकट्ठे एक पार्टनरशिप में है बिकॉज फॉर अ ऑडिट, एक ऑडिट करने के लिए, ठीक है ना? तो जब ऑडिट खत्म तो हमारी पार्टनरशिप खत्म। तो इवेंट बेस्ड पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए आई है। फिक्स ड्यूरेशन मतलब 3 साल के लिए आई है, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए। सो दैट इज पर्टिकुलर टाइम बाउंड, टाइम बेस्ड पार्टनरशिप, ठीक है? देन वी हैव टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स हु आर आल्सो कॉल्ड एज फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनका पैसा भी लगा हुआ है, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ इनके हाथ में होता है। दे आर एक्टिव पार्टनर्स। स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते। इसका ऑपोजिट ही हो गया, पैसा लगा हुआ है, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक है? नॉर्मल पार्टनर्स आर हु आर डे टू डे सीन इन द पार्टनरशिप फर्म। होल्डिंग आउट हमने अभी बात करी कि होल्डिंग आउट कौन से होते हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में पार्टनर नहीं है ये, बट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस फर्म के पार्टनर है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा कोई क्यों करेगा? अब जैसे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, अब तुम मुझे कहीं मिल गए, तुमने कहा मैम जरा ना एक लोन दिलाना है, आप एक बार रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर बन जाओ ना हमारे। आप अगर एक बोल दोगे कि आप हमारी फर्म के पार्टनर हो, देन दे विल काउंट ऑन यू एंड वील गेट अ क्रेडिट। अभी देखो मेरे को भी आप पे भरोसा होना चाहिए, तभी मैं ये चीज करूंगी। अच्छा, कुछ लोग होल्डिंग आउट इसलिए भी करते हैं ना, दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, सम मॉनेटरी बेनिफिट। तो मैं तुम्हें बोलूंगी अच्छा ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जो भी फायदा होगा उसका 10% मेरा।
तो मैं होल्ड आउट कर लूँ, राइट? तो ये चीज़ें होती है, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आप खुद सोचो, ईज़ी है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अनलाइक कंपनीज एक्ट हमारा इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, ईज़ी टू फॉर्म है पार्टनरशिप, यू जस्ट नीड टू हैव अ डीड, रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी नहीं है। आप पार्टनरशिप क्यों करते हो? अगर अकेले मुझे कोई बिज़नेस करना है, तो मैं अकेले करना चाहूँगी कि सारा प्रॉफिट भी मेरा, कंट्रोल भी मेरा। बट अगर मुझे पैसा चाहिए, रिसोर्सेज़ चाहिए, देन पार्टनरशिप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स याद रखिएगा। अभी जैसे आई एम अ सीएस एंड बहुत सारा काम ऐसा आता है, देखो ये भी एक बात होती है, सीएस के पास क्लाइंट आता है सीएस से लॉ से रिलेटेड चीजों के लिए, कंप्लायंसेस को लेकर, बट लॉट ऑफ टाइम इन अ फर्म व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीए सीएस, देन दे हैव अ फुल बिजनेस सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट्स, तो वो थोड़ा ना एक चांसेस ऑफ गेटिंग मोर क्लाइंट्स बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, आई एम स्किलफुल इन कंप्लायंसेस, सीए स्किलफुल इन टैक्सेशन, असेसमेंट, सो वी कैन डू पार्टनरशिप। बिज़नेस डिसीजन बैलेंस्ड हो जाते हैं। आप एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, अगर आप अकेले बिज़नेस कर रहे हो, तो शायद आप गलत डिसीजन ले सकते हो। बट आप जब किसी के साथ बिज़नेस डिसीजंस ले रहे हो, तो हो सकता है कि अ, आप दूसरे का दिमाग का भी सोच रहे हो। अब मैं अकेले डिसीजन ले रही हूँ, मैं शायद ठीक नहीं ले रही, लेकिन अगर मेरे साथ 2 लोग और काम कर रहे हैं, वो भी अपना व्यू देंगे, क्या पता एक करेक्ट डिसीजन मेकिंग हो जाए। शेयरिंग ऑफ रिस्क शेयर हो जाता है, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। लॉस है, आपको पता है कि चलो अगर 10 लाख का लॉस है, पूरा मुझे नहीं करना, बाकी पार्टनर्स भी है। प्रिवेसी, प्रिवेसी क्या है कि पार्टनरशिप में ना कोई अभी कंपनी की तरह हमें कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं करने पड़ते, तो देयर इज अ प्रिवेसी ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप। वर्क डिवाइड हो जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट्स है। तो ये अगर आ भी गए, रटने की क्या ज़रूरत है? आप खुद सोचो ना कि अगर मैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, चलो मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया मुझे बनाने के लिए एंड मैं अकेले के बजाय अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा? डीमेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की? लड़ाई, कलेश, अनसर्टेनिटी ऑफ एक्जिस्टेंस, पता नहीं कि कब तक चलेगा। और पता है क्या होता है कि अगर आप अकेले बिज़नेस कर रहे हो ना, वो तो पता ही है, अपने पे डिपेंड कर रहा है कि जब तक हमें चल ही रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है ना कि एक निकल गया और उसपे तुम काफ़ी डिपेंडेंट थे और हो ही जाते हो बिज़नेस में, जब कोई एक इंसान एक चीज़ सँभाल रहा है, तो आप उसपे डिपेंडेंट तो हो ही गए। वो जब जाता है, तो बहुत नुकसान हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक नुकसान है कि लायबिलिटी जो पार्टनरशिप में होती है, वो अनलिमिटेड है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्लेम कर सकते हैं क्रेडिटर्स। रिस्क ऑफ डिसहार्मनी, व्हाट इज़ डिसहार्मनी? लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ हो सकती है। तुमने ये काम ज़्यादा करा, या तुमने ये काम कम किया, मैंने ज़्यादा करा है, मेरा शेयर कम है पर फिर भी मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा क्रेडिट था, यू नो दीज़ 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 पॉइंट्स आर दीज़ इश्यूज़ आर वेरी कॉमन इन पार्टनरशिप। ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, अब पता है मैंने भी एक पार्टनरशिप करी थी जिसमें ये इश्यूज़ आ रहे थे। विदिन 3 मंथ्स आई ड्रॉप, मैंने कहा नहीं भाई, नहीं हो सकता। एंड वी स्टिल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है जब मैंने पार्टनरशिप करी थी तो वी म्यूचुअली अग्रीड कि हाँ भैया लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें कॉमनली हो रही हैं। लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पार्टनरशिप में पब्लिक ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि पार्टनरशिप में लॉसेस और वो डिस्क्लोजर्स नहीं हो रहे, क्योंकि आपने पढ़ा ना प्राइवेसी, तो डिस्क्लोजर्स नहीं होते तो पब्लिक ट्रस्ट कम ही होता है। लैक ऑफ कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल आपका नहीं हो सकता। पार्टनर्स हैं तो वो भी कंट्रोल करेंगे बिजनेस में। डीमेरिट, डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपेंशन, व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट यू। एक तो 4 पार्टनर है, चारों अपना पैसा लगा चुके हैं, बिजनेस चल रहा है, अब और पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा आएगा तो नया पार्टनर रखना पड़ेगा। हाँ तो मैम इजी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा है हमने। आपने एडमिशन तो पढ़ लिया, आपने एक बार उस पर्सपेक्टिव से सोचो, कंट्रोलिंग, नया पार्टनर आ रहा है, पैसा तो ला रहा है, पर कंट्रोल भी तो बढ़ जाएगा ना। और तो ये एक्सपेंशन और इन सब चीज़ों में थोड़ी-सी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि अगर 4 पार्टनर है, 2 तो कह रहे हैं एक्सपेंशन करो, 2 मना कर रहे हैं, तब भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें ना एक्सपेंशन को थोड़ा-सा डिफिकल्ट कर सकती हैं। सो डीमेरिट। डीड, पार्टनरशिप डीड है क्या? एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, और ये डीड बनाना बहुत ज़्यादा, देखो डीड वैसे ओरल रिटन दोनों हो सकती है, बट रिटन डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ उसमें सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। डीड में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है? डेफिनिशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन, कौन कितना पार्टनर है, किसने कितना पैसा दिया, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट कितनी है, अकाउंटिंग कैसे कौन मैनेज करेगा, पार्टनर्स की ड्यूटीज़, पावर्स क्या हैं, रेशियोज़ क्या हैं, विथड्रॉल्स कैसे ले सकते हो आप अपने फर्म में से, एडमिशन रिटायरमेंट को लेके प्रोविज़न, कोई आएगा तो हम उसको ये पावर देंगे, इतना पैसा लेंगे। हर चीज़ का एक क्लॉज़ है।
एडमिशन में क्या होगा वो लिखा है, रिटायरमेंट में क्या होगा वो लिखा है, एक्सपल्शन कब होगा वो लिखा है, बैंकिंग फंड्स हम लोग कैसे रेज कर सकते हैं, बोरोइंग्स हम कैसे ले सकते हैं, डिसोल्यूशन कैसे होगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज कि अगर हमारे बीच में लड़ाई हो तो ये दिस पर्सन है हमारा आर्बिट्रेटर और हम इनको रेफर कर सकते हैं अपना डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजें डीड में होना जरूरी है। आप खुद सोचो, आप कोई डीड बना रहे हो, अच्छा अभी जब आप फाइनल में आओगे ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको डीड बनाने को भी बोल सकता है डीड। तो आप खुद सोचिए कि आप अगर कोई ड्राफ्ट कर रहे हो डीड तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, एडमिशन, रिटायरमेंट, यू विल बी एबल टू राइट। सी, आफ्टर स्टार्टिंग सो मच लॉ आई कैन प्रिज्यूम दैट यू विल बी एबल टू राइट दीज थिंग्स। ये इजी है, पर वो जो आगे हम कुछ टॉपिक करेंगे ना उनको तो स्टार मार्क कर लेना, उनको लिख के करना, चाहे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते लिखना या वीडियो के बाद पढ़ना, वीडियो के बाद लिखना, बट लिख के जरूर करना वो टॉपिक्स जो मैं बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर एनी टाइम, फॉर्मेशन के टाइम पे या इवन सब्सिक्वेंटली। एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ योर फर्म, प्लेस, ऑब्वियस बात है आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो फॉर्म में ये सारी बातें होंगी, नेम, प्लेस, वो होता था ना नेम प्लेस एनिमल थिंग, एनिमल नहीं है यहाँ पे बट नेम प्लेस, योर नेचर ऑफ बिजनेस थिंग वो सब मेंशन करना है, पार्टनर्स के फुल नेम फुल एड्रेसेस मेंशन करने हैं। एप्लीकेशन शैल बी प्रॉपर्ली साइंड बाय all the partners or their duly authorized agent. Every partner needs to verify and sign the application. Ensure that following documents are enclosed with the registration. The form number 1 that has been given to ROF, Register of Firms. Again, उस registrar को जिसके जहाँ पे आपकी firm situated है उसके पास उस एरिया की jurisdiction होनी चाहिए। Affidavit as a declaration. Certified copy of deed properly stamped as per the applicable जो state के हिसाब से है। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्लेस, जहां पे आप कर रहे हैं बिजनेस वो रेंटल है कि तुम्हारी है, रेंटल है तो रेंट अग्रीमेंट लगाओ डीड के साथ अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या खरीदी हुई है तो परचेज अग्रीमेंट लगाओ, लीज है तो लीज अग्रीमेंट लगाओ, तो वो सब चीजें आपको देखना है। As per section 71, states are authorized to make their own regulation with respect to fee structure of registration. ये स्टेट लॉ डिस्कस करता है, डिसाइड करता है कि कितना फीस होगा। It may also be noted that name of firm should not contain any word जो approval of patronage of the government, कोई ऐसा भारत या कोई भी आपकी फर्म में ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जो आप इंडियन पैटर्नेज को अफेक्ट करे, ठीक है। एंड आरओएफ जब सेटिस्फाई हो जाते हैं अबाउट with the application procedure, then they will give you certificate of registration, right? So very easy, partnership was very easy. Consequences of non registration, मैंने section 69 आपको बताया था, partner cannot file a suit in court। अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है पार्टनर, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये तो कितना बड़ा ड्रॉबैक है इससे, अच्छा तो रजिस्ट्रेशन करा लो। बट देखो कोई नई नई फर्म जो होती है ना वो नहीं कराती है रजिस्ट्रेशन, वो कहती है चलो पहले बिजनेस तो कर ले, हम तो देख लें हमारी आपसी कितना बिजनेस चलता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। A right arising from the contract cannot be enforced in any court। कोई भी कोर्ट, जैसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस करना है, उसने हमारे पैसे नहीं दिए, कोर्ट नहीं जा सकते तुम क्योंकि तुम्हारी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। फर्दर, a firm or any partner cannot claim a set off। कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में आपस में तो वो भी क्लेम नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर कि इसने मेरे को इतना पैसा देना था या सेट ऑफ कराने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते, फर्म के खिलाफ, पार्टनर के खिलाफ या किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी आप कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आपकी फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सो पार्टनरशिप इज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जिसके बारे में हमने ये मेजर मेजर बातें कर ली हैं, सुन ली है। अब हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। देखो आपको जब मैं आपके लिए रिवीजन वीडियोस बनाती हूँ एंड व्हेन यू नो पीपीटी और एनीथिंग आई डू, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ ऑन योर साइड एंड हैव अ एम्पैथी। लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ और ऑफ कोर्स आई वाज अ स्टूडेंट ना, तभी आई एम टुडे अ टीचर एंड आई एम अ सीएस, राइट। सो आई एज अ स्टूडेंट ऑलवेज वांटेड कि कोई मुझे एक समराइज कर दे, बता दे जल्दी जल्दी चीजें और सारी चीजें बता दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई ऑलवेज मेक श्योर इन एवरी चैप्टर आई गेट ऑल द टॉपिक, नो मैटर वट एवर टाइम इज टेकिंग, आई गेट ऑल द टॉपिक्स इजी और डिफिकल्ट एंड आई टेल यू एवरीथिंग सो दैट यू कैन लिसन एंड आपको वो चीज रिटेन, दैट शुड बी रिटेन इन योर हेड। ऐसा नहीं कि 3 टॉपिक बता दिए, 4 बता दिए एंड बस हो गया काम, तो ऐसा नहीं चलता। अच्छा एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है, एचयूएफ 2 लाइनें बता दी एचयूएफ की, ये हो गई कट, नॉट लाइक दैट,
ठीक है? सो बेशक वी आर लाइक टॉकिंग थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं ही जल्दी वाले, अब इनमें हम कितना टाइम लगाएँ, वो भी रिविज़न वीडियो में। नॉर्मल क्लास होती तो हम ऑब्वियसली बहुत टाइम लगाते। आपको लगता है कि एक एक चैप्टर 1 डेढ़ घंटे में पूरा हो जाएगा? नहीं, ये रिविज़न है तो 1 घंटा लगेगा। रिविज़न नहीं है तो इसमें समय लगता है। Hindu undivided family is also a family business where there is a concept of, अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये ऐसा बिजनेस होता है जिसको कौन प्रैक्टिस कर सकता है? हिंदूज। ठीक है, ये बिजनेस आया क्यों था? ये बिजनेस आया था टैक्स बचाने के लिए, कि एक फैमिली में, देखो आजकल ये कम देखा जाता है, बीइंग द रीजन दैट फैमिली बिजनेस में एक तो फैमिली इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। एवरी पर्सन वो है ना, हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट, दो दो बच्चे हैं बस, उसमें से भी सन एक है या नहीं है, तो उसके लिए भी ना, अच्छा, दो बेटे भी हैं या तीन बेटे भी हैं, तब भी दे आर फॉलोइंग देयर ओन पैशन, वो फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये अब कॉन्सेप्ट थोड़ा कम देखा गया है, लेकिन ये बिजनेस इसलिए आया था कि पहले क्या होता था, जिनका भी बिजनेस है उनके आगे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है? तो ये क्या होता था, एक लेगेसी की तरह ना आगे बढ़ता था बिज़नेस, ठीक है? लेगेसी की तरह वो बिज़नेस आगे बच्चे सँभाल रहे हैं। तो क्या होता था, जब टैक्स की बात आती थी ना, तो हेड ऑफ़ द फैमिली के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, ये जो काम कर रहे हैं इनके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, तो बच्चों के बच्चों पे भी टैक्स लग रहा है, तो ये अलग-अलग टैक्स के बजाय उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए इसको एक नया फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्ट्रक्चर दिया गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि एचयूएफ के नाम पे ये एक टैक्स रिटर्न जाए और एवरी एवरी फैमिली मेंबर नीड नॉट पे टैक्स ऑन द सेम इनकम, ठीक है? कॉन्सेप्ट की बर्थ ऐसे हुई थी। अब आगे बात करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन peculiar to India. Hindu family is created by operation of law. It does not have a separate legal entity वाला concept. The laws that govern HUF are not codified and are read along with Hindu Succession Act. Right? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट को इकट्ठा इनके बारे में अलग अलग बात करी गई है, कोई अलग से कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिलीज कंट्रोल अंडर हिंदू लॉ इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप। देखो अब यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप और इसमें फर्क है। पार्टनरशिप इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, यहाँ पे दे आर वर्किंग टुगेदर बाय बर्थ, बाय देयर ब्लड रिलेशन। पार्टनरशिप में तो ब्लड रिलेशन नहीं होता ना, यहाँ पे है, ठीक है? तो डिफरेंस है, राइट? सो अभी क्या है ना, देखो अभी तुम्हें हिंदू फैमिली भी एसोसिएशन सुनाई देगी, पार्टनरशिप भी एसोसिएशन सुनाई देगी, कंपनी की डेफिनेशन में हम सुनते हैं एसोसिएशन, तो एसोसिएशन तो है ना, लोग इकट्ठा ही काम कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है, बट इनकी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है जिसकी वजह से इनके नाम अलग है। गवर्न बाय हिंदू लॉ, मैनेजमेंट एक ही इंसान करता है, करता विच इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो। मेंबरशिप बाय बर्थ, लायबिलिटी अनलिमिटेड ऑफ करता, परमानेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। इम्प्लाइड अथॉरिटी किसकी है? कर्ता की, हेड ऑफ द फैमिली। माइनर इज ऑल्सो पार्टनर एंड डिसोल्यूशन इनकी एज पर द फैमिली नॉर्म्स ही करी जाती है। बेनिफिट क्या है? इजी टू स्टार्ट फैमिली बिजनेस है, एफिशिएंट मैनेजमेंट कंट्रोल रहता है, क्योंकि कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। सीक्रेसी बिल्कुल रहती है फैमिली की, क्योंकि फैमिली है। अभी पार्टनर क्या है, वो अलग होके सीक्रेट बता भी सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर वुड कीप द सीक्रेट ऑफ द फैमिली एंड इन फोर वॉल्स, राइट? प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया जाता है क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ले रहा है। इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी देखी जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, सैलरीज नहीं दे रहे हो, पार्टनर्स नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है, क्योंकि फैमिली है। ये नहीं पता हमारे इंडिया में फैमिली में ही सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाती है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है कर्ता की। एक्सपेंडेड लॉयल्टी, है ना, बोलते हैं ना हमारा बिजनेस तो 1900 व्हाटएवर 1943 से चलता आ रहा है, 1940 से हमारा बिजनेस है, हम तो तब से हमारा बिजनेस चल रहा है, लेगेसी है, तो एक ना ट्रस्ट फैक्टर भी होता है इन बिजनेसेस में। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी यहाँ पे मेंबर जैसे से पैदा हो रहे हैं, तो मेंबरशिप तो बढ़ रही है इस फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, बट रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, नो न्यू कैपिटल इज कमिंग, राइट? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता इज अ लिमिटेशन, बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी में जो पर्सनल एसेट होती है उस पर भी क्लेम आ जाता है क्रेडिटर्स का। करता डोमिनेंस, हेड ऑफ द फैमिली है, एंड एक पल आप एम्प्लॉयर का डोमिनेंस तो झेल लोगे, आप घर पे बाहर तो झेल लोगे, लेकिन घर पे जब डोमिनेंस शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, तो डिसएडवांटेज। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, हेड ऑफ द फैमिली के पास स्किल है, उनके बेटों के पास स्किल है, बच्चों के पास वो स्किल नहीं है, पर कुछ नहीं कर सकते, वो मेंबर तो है ही है बाय बर्थ। मिसयूज ऑफ पावर बाय कर्ता, ऑल द डिसीजन इज टेकन बाय द कर्ता, बिकॉज ऑफ विच कर्ता कुड बी
दैट कुड नॉट बी लाइक एग्जैक्टली मिस यूज, बट अगर कर्ता जो भी डिसीजन ले रहे हैं एंड बाकी सबको फेयर चांस नहीं मिल रहा है डिसीजन लेने का, सो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज मिस यूज। लिमिटेड मेंबरशिप, तो इसमें जो मेंबरशिप है दैट इज लिमिटेड टू द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो इट इज लिमिटेशन, ऐसा नहीं कोई बाहर से किसी को मेंबर हम लोग रख ले एचयूएफ में, ऐसा नहीं है, तो दैट्स अ लिमिटेशन। एचयूएफ का फॉर्मेशन, एचयूएफ के लिए डीड बनाई जाती है, उसको स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर डीड होती है जिसमें हेड ऑफ द फैमिली की सारी डिटेल्स होती है, कर्ता कोपा सेनर सबकी डिटेल्स होती है, सोर्स ऑफ फंड्स की होती है। क्रिएशन ऑफ डीड इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इट इज बेनिफिशियल कि डीड बना लो। Deed is a written formal document on a stamp paper. Eldest member becomes a karta. Name of the members, name in the deed, name of all the members to be in the deed. Name of HUF is usually the name of the karta. Usually, ऐसा जरूरी नहीं है। HUF deed also states the capital जो HUF ने start किया था कि इस capital से HUF start हुआ। Declaration is to be provided by each family member where they declare the name of karta, also state that कर्ता के पास ही पावर है, कर्ता होल्ड्स द राइट टू गवर्न ऑल द ट्रांजैक्शन। रबर स्टैम्प ऑफ एचयूएफ विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड टू डू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट किसके डिसीजन से हो रहे हैं? कर्ता। कर्ता के पास सारी पावर है, कर्ता का साइन चलता है हर जगह, कर्ता इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचयूएफ, राइट? तो दिस इज हाउ द एचयूएफ इज फॉर्म। इट इज रिकमेंडेड दैट डीड शुड बी नोटराइज्ड, रजिस्टर द डीड, ऑब्टेन अ पैन, क्योंकि इन सब चीजों से ना हमें एक लीगलाइज स्ट्रक्चर मिल जाता है और लोन लेने में कल को आसानी होती है। और इनके लिए तो वैसे ही मुझे बताओ, लोन ही जो बैंक लोन्स हैं या थर्ड पार्टी लोन्स है, वैसे ही इनके लिए वही एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि मेंबर्स तो घर के फैमिली मेंबर्स ही हैं, वो बाहर से कैपिटल कहाँ से लेंगे? अब पार्टनरशिप में ये फायदा होता है कि रिसोर्सफुल है, आप बाहर से कोई पार्टनर को लाके स्किल्स और रिसोर्सेज मनी का बेनिफिट ले सकते हो, यहाँ नहीं ले सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये तो बड़ा ही आसान है, अपने घर के बाहर निकलो, ठेले वाले से लेके छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप वाले सब क्या है? सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है? सबसे ज्यादा पैसा इनके पास होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप नाम से पता चल रहा है, दे आर द सोल ओनर, दे ओन मैनेज कंट्रोल और बाय द इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल, दैट मीन्स वन इंडिविजुअल, तभी तो सोल है ना। सोल मीन्स क्या होता है? सिंगल ओनरशिप जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। He has a day-to-day responsibility for running the business. He has to arrange the capital. मैंने देखो इसको ना ज्यादा फॉर्मेट भी नहीं करा, मतलब मुझे लगा कि वेरी इजी टॉपिक है ना, अगर आईसीएस ने ये क्वेश्चन दे दिया ना तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, मतलब बढ़िया लिख सकते हो तुम। Sole proprietorship owns all the assets. He has assumes complete responsibility. देखो ये सिंगल पर्सन है, ये यहाँ पे वेजिटेबल बेच रहा है, अब मैं वेजिटेबल ही बना रही हूँ, ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये बेच रहा है, यही खरीद के ला रहा है, यही अपना पैसा लगा रहा है, यही डिसाइड कर रहा है प्राइस, यही बेच रहा है, जो पैसा आ रहा है अपने पास रख रहा है, अगले दिन फिर यही काम शुरू कर देता है। ही इज द ओनली सोल अथॉरिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? सोल ओनरशिप। बड़े फायदे हैं इसके, नुकसान भी है, फायदे भी है, ठीक है ना। इसके लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, अकेला इंसान तो बिजनेस स्टार्ट कर ही सकता है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट हाँ, डीमेरिट भी है कि कैपिटल खुद से ही अरेंज करना है, प्रॉफिट सारा अपना है, फायदा, लेकिन लॉस भी सारा अकेले ही झेलना है, नुकसान, ठीक है। तो फायदे भी है, नुकसान भी है। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ही बेस्ट रहते हैं। इजी टू फॉर्म, स्विफ्ट डिसीजन में मतलब क्विक डिसीजंस, क्योंकि अकेला है, किसी को पूछना नहीं है, क्विक डिसीजंस होते हैं, सारा प्रॉफिट खुद रखता है, स्मॉल स्केल के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, जब अकेला इंसान है, कोई मैनेजमेंट मीटिंग नहीं रखनी, किसी को बुलाना नहीं है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मैनेजमेंट क्या होती है? जहाँ पे आप फीस दे रहे हो, आप और इंसानों के साथ मीटिंग रख रहे हो, उसकी भी तो कॉस्ट होती है ना। तो यहाँ पे क्या अकेला, पेपर वर्क बिल्कुल ना के बराबर, कॉन्फिडेंशियलिटी भरपूर है, अकेला इंसान है, कोई राज होगा बिजनेस का तो इसके साथ ही चला जाएगा, मतलब इनके से डाइज तो इसके साथ ही राज चला गया। लिमिटेशन क्या है? मैनेजमेंट स्किल्स की लिमिटेशन है, जो इसके पास स्किल है वही चलेगा बिजनेस में, और तो कोई है नहीं साथ में डिसीजन लेने वाला। रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि अकेला है, वही कैपिटल आता है और कोई इंसान तो ज्वाइन कर नहीं रहा इसको, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप तो है नहीं, तो रिसोर्सेज की कमी रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये बीमार पड़ गया, इसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। सेलिंग द बिजनेस इज अ चैलेंज, अकेला पर्सन है, वो बिजनेस बेच रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको बेचना, उसको वाइंड अप करना भी एक चैलेंज है। रिस्क डिसीजन मेकिंग, अकेला डिसीजन ले रहा है, गलत भी हो सकता है,
नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि अकेला पर्सन है, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स नहीं खरीदता, कम क्वांटिटी में खरीदता है, क्योंकि उसका कैपिटल तो लिमिटेड ही है, तो उससे ना उसको वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, तुम 5 बुक्स खरीद के लाए, 5 नोटबुक, तुम्हें मिली 100 रुपीज की एक, 500 रुपए की दी तुमने, अब तुमने 5 की जगह उससे ले ली 50, अंकल 50 रजिस्टर पैक कर दो। अंकल भी हैरान कि बेटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? तुमने कहा नहीं नहीं सर, सीए नहीं नहीं अंकल, सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, 50 रजिस्टर तो चाहिए भरने के लिए। तो अंकल भी सोच रहे बड़े स्टूडियस बच्चे हैं। हाँ, तो तुमने जब तुम 50 रजिस्टर लोगे तो अंकल ने जो 100 रुपए का रजिस्टर पर रजिस्टर लगाया था, तुम्हें 70 रुपीज का लगा दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल गया तुमको, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं देखा जाता, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल में लिमिटेड रिसोर्सेज ही प्रोक्योर करता है ये सोल प्रोप्राइटर। प्रोसीजर फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बड़ा इजी है भाई, इट इज मैनेज कंट्रोल बाय वन इंडिविजुअल, कोई डीड अग्रीमेंट की तो कोई जरूरत है नहीं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस कीप इन माइंड द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपको खास रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई फूड स्टॉल ओपन कर रहे हो, अकेले ही कर रहे हो, फूड स्टॉल ओपन कर रहे हो, फसाई लाइसेंस लेना जरूरी है एफएसएसएआई का। देन आप कोई शॉप खोल रहे हो, जीएसटी लेना जरूरी है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, तो ये कुछ लीगल चीज है, आपको करना जरूरी है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में कोई लाइसेंस चाहिए होता है, वो देख लो। लॉ रिलेटिंग टू प्रोफेशनल टैक्स, अगर इट इज रिलेटेड टू स्टेट स्पेसिफिक, कोई आप प्रोफेशनल हो, अगर मैं अकेले अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ एज अ लीगल एडवाइजर, तो मुझे नेसेसरी लाइसेंसिंग देखनी है। अगर मैं एमएसएमई एक्ट में आ रही हूँ तो वो रजिस्ट्रेशन करानी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर मैं बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, मैं हमेशा अकेला बिजनेस कर रही हूँ पर मेरा एक ट्रेडमार्क है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए, या पेटेंट कॉपीराइट रिस्पेक्टिवली, तो मुझे आईपीआर लॉस में रजिस्ट्रेशन पूरा जो प्रोसेस है वो कर लेना चाहिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाउ दिस कैन कम इन एग्जाम, अगर आना चाहे तो ये एग्जाम, अगर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आना चाहिए और आ सकता है, वो एमएससीएस से आ सकता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमएससीएस, या फिर ट्रस्ट से आ सकता है, सोसाइटी से आ सकता है, मेगा फर्म से आ सकता है। ये लास्ट के 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगता है, फील कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी enacted in 1984 was modified in 2002 in keeping with the spirit of Model Cooperative Act. Unlike the state laws, which remained as a parallel legislation to coexist with the earlier laws, MSCS Act 2002 replaced the earlier Act of 1984. The Act and rules thereunder facilitates an incorporation of cooperative societies. 1961 में भी इसकी बात हुई है, 1984 में भी हुई है, 2002 में अमेंडेड एक्ट आया है एमएससीएस का, जिसमें बोल रहे हैं कि अगर आप एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ नेम सजेस्ट, कोऑपरेटिव, कभी किसी को बोलते सुना मेरे साथ कोऑपरेट कर लो भाई, कोऑपरेट मतलब थोड़ा साथ दे दो, थोड़ा सहारा दे दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। कोऑपरेटिव एक जनरल टर्म की बात कर रही हूँ मैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना, ठीक है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मेंबर्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग मेंबर्स हैं, ये इकट्ठे आए हैं बिजनेस करने के लिए, अलग अलग स्टेट अलग अलग रीजन से बिजनेस करने आए हैं। अभी ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं, अभी क्या इनका सेविंग्स पड़ा है इनके बैंक में, एंड दे वांट टू पूल देयर सेविंग्स एंड दे वांट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं, दैट प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्राइमरी with individual and institutional member, federal cooperative with other institutional membership। तो आप MSCS में इंडिविजुअल भी मेंबर बन सकता है, कोई कोऑपरेटिव अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकती है। अभी करते क्या मेंबर बन के, ये बिजनेस कर रहे हैं मेंबर बन के। अभी बिजनेस का फायदा किसको हो रहा है, सारे मेंबर्स को हो रहा है। तो मैम इसमें और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, पहले तो एक्ट का फर्क है, वो पार्टनरशिप एक्ट है, ये एमएससीएस एक्ट है। दूसरी बात है इसमें क्या होता है ना, इसमें जो बेनिफिट है, इसमें जो बेनिफिट है एक बोरोइंग्स का और लेंडिंग ऑफ मनी का, दैट इज विद इन द मेंबर्स। अब यहाँ देखिए, एमएससीएस प्रोवाइड्स लोन एट रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द पुअर। This benefits them as they do not have to go to financiers who lend at a high interest rate. तो फाइनेंस, तो जैसे कोई फाइनेंसिंग स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये क्या कर रही है, अपने मेंबर्स को लोन दे रही है, ठीक है, मेंबर से बोरिंग भी ले रही है और लोन भी ले रही है, लोन भी दे रही है उनको। तो उससे क्या मेंबर्स को फायदा मिलता है, उनको बड़े बड़े फाइनेंसर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा। MSCS can function pan India as they can start branches in different states and districts
As regulatory requirement in minimum, MSCS have a very low compliance cost. खास इनकी कोई compliances नहीं होती हैं. MSCS society belongs to its members who are at the same time the owners and the customers. ये बात समझ रहे हैं आप? एक तो आप MSCS में पैसा लगा रहे हो, आप ओनर हो इसके, आप इनसे लोन ले रहे हो, एट द सेम टाइम आप इनकी कस्टमर भी हो, तो अपने ही आप मेंबर बन रहे हो सोसाइटी के, और आप मेंबर रहकर एक समय बाद 2 साल बाद आपको लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपने अपनी ही सोसाइटी से इजी रेट्स पे लोन ले लिया. Formation of multi-state cooperative society. Application form number 1 of MSCS Act 2002 should be filled with Central Registrar of Cooperative Society, New Delhi. So remember, Central Registrar of Cooperative Society, New Delhi. यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अपनी MSCS बनाने के लिए. आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे बना सकते हो. रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करानी है? सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली. सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक स्टेटिंग क्रेडिट बैलेंस. एक तो आपको बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होगा कि आपका जो भी है बिल्कुल क्रेडिट ऐसा है कि आपके बैंक में कोई डिफॉल्ट नहीं है. स्कीम की आप प्रपोज सोसाइटी जो बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. 4 कॉपीज ऑफ बायलॉज की इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है. प्रपोज एरिया कहाँ पे ओपन करना चाहते हैं. एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट. 50. इतनी बड़ी सोसाइटी है ना. और अगर आप इस सोसाइटी की मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या है. देखो मेंबरशिप तो देनी है आपको, लेकिन बेनिफिट क्या है. कल को आपको लोन लेना है या कोई भी आपका पर्पस है तो ये सोसाइटी विल हेल्प यू. ठीक है. सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन. तो आप जितने मेंबर कोई रेजोल्यूशन पास करोगे विद रिस्पेक्ट टू द नेम और एनीथिंग, नेम एड्रेस ऑफ applicants, anything that has to be filed to central registrar. Contact number, email address of chief promoter or society on cover page shall be there. For societies having objects relating to thrift and credit for all multi-purpose societies, following additional documents are required to be submitted along with the document. पहला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. जहां पे आप अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पे उनको कोई दिक्कत नहीं है. सर्टिफिकेट दैट द क्रेडेंशियल ऑफ चीफ प्रमोटर हैव बीन वेरीफाइड. तो जो चीफ प्रमोटर है जो मेजरली इस सोसाइटी की देखरेख और मेंटेनेंस कर रहा है उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये इंसान का क्रेडेंशियल इज वेरीफाइड. मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई चोरो चक्का है. जो चीफ प्रमोटर है या प्रमोटर्स हैं दे आर वेरीफाइड पीपल. Registration procedure. For the purpose of registration of a multi-state cooperative society, an application shall be made to Central Registrar, Delhi. आपको मैंने आपको बताया ये प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए. ठीक है. अब साइन को लेके कुछ बातें करी गई हैं. देखिए, अगर आपकी मल्टी स्टेट सोसाइटी में सारे मेंबर इंडिविजुअल हैं, जो कितने हैं, एटलीस्ट 50 हर एक स्टेट से, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये. मल्टी स्टेट MSCS, मल्टी स्टेट मतलब इसके जो मेंबर्स हैं हर स्टेट में से हैं, तो सारे साइन करेंगे. इंडिविजुअल्स हैं तो इन केस MSCS के जो मेंबर्स हैं खुद कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे. अगर आपकी MSCS में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंबर हैं तो उनके अगेन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे हर सोसाइटी के. इन केस आपकी MSCS में मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर है और इंडिविजुअल भी मेंबर है, देन इंडिविजुअल तो साइन करेगा MSCS. जो दूसरी MSCS आपकी MSCS की मेंबर है उनके रिप्रेजेंटेटिव साइन करेंगे. द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय 4 कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड बायलॉज. अभी आपने ऊपर पढ़ा. सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये सारी चीजें जानी चाहिए. चीफ प्रमोटर की क्रेडेंशियल्स जानी चाहिए. चीफ प्रमोटर की जो प्रोफाइल है पूरी प्रॉपर्ली वेरीफाइड होनी चाहिए जो MSCS का चीफ प्रमोटर बनेगा. राइट. तो ये सारी चीजें आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार को मेंशन करना है. इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड तो वह क्या करेगा. आपके एप्लीकेशन कॉपी, आपका प्रपोजल, आपका बाय लॉ सारे एज पर लॉ है और कोई भी इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो फिर अगर आपको क्या दे दिया, आपकी जो MSCS है उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा. द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी डिस्पोज बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months. तो 4 महीने मैक्सिमम में आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है. 4 महीने लगते हैं. Whether registrar refuse to register MSCS, he shall communicate within a period of 4 months. वही मैंने आपको बताया. तो आपकी अगर MSCS है, पहला क्राइटेरिया आपके MSCS में जहां पे भी आपकी MSCS है उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको एक तो NOC लेना है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो. आपको 50 मेंबर चाहिए हर स्टेट में. एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार को. देन उस फॉर्म में प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए. साइनिंग को लेके हमने बात करी.
फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होगा, आपके बायलॉज की कॉपी जाएगी। अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, देन ही विल इशू यू द सर्टिफिकेट that your bylaws are complied with law, your proposal, your application, everything is complying with the provision of the act, right? और अगर वो कितने समय में आपका ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस कर लेंगे? 4 महीने के अंदर अंदर। The another form of non-corporate entity is a trust. What do you understand by trust? इसको तो बड़ा bona fiduciary चीज बोली जाती है, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज बेसिकली, जैसे सपोज मैं कोई प्रॉपर्टी आपको दे जाऊं और बोलूं कि इसको तुम मैनेज करो, यू आर, आई एम ट्रस्टिंग यू एंड इसका बेनिफिट गिव टू माय डॉटर, राइट? तो दिस इज अ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड मी, है ना? वेयर आई एम द ऑथर, यू आर द ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी इज माय डॉटर। यू अंडरस्टैंड? तो ट्रस्ट एक ऐसी trust is a relationship in which a person or entity holds a valid legal title to a certain property, which is known as a trust property. The trust is bound by duty, fiduciary. Fiduciary means based on faith, to exercise the legal title for the benefit of any one or more individual. आप सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं तुमको बोलूं कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप मैनेज करो, ठीक है, एंड गिव द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी टू माय डॉटर एंड मोर इंडिविजुअल्स, और जब ये आपका पर्पस हो जाएगा, देन यू शिफ्ट दिस प्रॉपर्टी टू इन द नेम ऑफ माय डॉटर. सो आई एम द ऑथर, you are a trustee, and my daughter is the, or other individuals along with my daughter are beneficiaries. The trust is governed by the written trust agreement. अब ये मुंह बोली बातें तो होती नहीं है, और बोली बातें तो आपको पता ही है ऐसे मुकरी जाती है, तो फिर ये सब चीजें राइटिंग में ही होना चाहिए. Author is the person who is the owner of the property. Reposing confidence in what? Trustee. अब जैसे I am reposing my confidence in you कि आप मेरी प्रॉपर्टी मैनेज और मेंटेन करोगे, और इसका बेनिफिट किसको दोगे? बेनिफिशियरी. ठीक है? The statutory basis governing trust in general is Indian law is the Indian Trust Act 1882. Generally, there are two type of trust in India: public trust and private trust. Public trust is governed by is the charitable and religious trust, and private trust is governed by Indian Trust Act 1882. The other acts are the Charitable Religious Trust Act 1920, Religious Endowments Act 1863, Charitable Endowment Act 1890 are the relevant legislation for the recognition and enforceability of public trust. अभी कितने प्रकार के ट्रस्ट है? अच्छा, ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक इंसान ने आपको दी है मेंटेन करने के लिए, और उसका बेनिफिशियरी कोई होगा, कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो वो जो इंसान है जिसकी प्रॉपर्टी है वो ऑथर है, तुम पे ट्रस्ट लिखा है, तुम ट्रस्टी हो, और जो इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहा है वो क्या है? बेनिफिशियरी. अब एक बात ध्यान से सुनो. अब ट्रस्ट के लिए क्या होता है ना, दो प्रकार की है, पब्लिक ट्रस्ट भी है, प्राइवेट ट्रस्ट भी है. जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आ गई 1882 में. जो पब्लिक ट्रस्ट है उसके लिए अलग अलग लेजिस्लेशंस हैं. चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863 एंड सो ऑन. Moreover, in recent time, trust can also be used as a vehicle for investment, such as mutual funds and venture capital funds. आप इन funds को एक ट्रस्ट में लगा सकते हो, एंड यू नो यू कैन गिव द बेनिफिट इन केस, जैसे हमें कोई चैरिटी करनी होती है, कुछ भी है, तो हम पैसे को लगा सकते हैं. These trusts are governed by SEBI also. तो फिर तो आप समझ लीजिए कि compliances और जो भी मैलिफाइड इंटेंशंस है वो दूर हो जाती है, बिकॉज SEBI is also keeping an eye on trust. ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेक्शन 4 बोलता है ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस. कोई भी लॉफुल पर्पस हो सकता है. पर्पस इज लॉफुल अनलेस इट इज या तो लॉ में फॉरबिड हो चुका है, या लॉ के किसी प्रोविजन को तोड़ रहा है, या फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉड करने के लिए कोई ट्रस्ट बनाई है तो वो अनलॉफुल होगी. इन्वॉल्व्स इंप्लाइज इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी. कोर्ट इसको इमोरल या पोस्ट पब्लिक पॉलिसी कर दे तो वो ये सारी ट्रस्ट अनलॉफुल मानी जाएंगी और वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगे. कौन कौन इंसान ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं? एनी पर्सन हु इज कम्पीटेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 18 प्लस एंड साउंड माइंड. ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, कोई ऑन बिहाफ ऑफ माइनर विद द परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोड. अगर सपोज कोई माइनर के बिहाफ पे कोई ट्रस्ट ओपन कर रहा है, कर सकता है, पर उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. HUF ओपन कर सकता है. कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट बाय वुमन कंपनी कैन ओपन अ ट्रस्ट. सो दीज आर द एलिजिबल पर्सन हु कैन ओपन अ ट्रस्ट. डिफरेंस बिटवीन पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट. पहले तो हमें एक तो एक्ट का डिफरेंस है. आइडेंटिफिकेशन बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट इज सिंपल वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट. If the beneficiaries make up a large or substantial body of public, then the trust in question is public. A public trust exists for the purpose of its objects, the members of uncertain and fluctuating body, and is managed by board of trustees.
If, however, the beneficiaries are narrow and specific group, such as employees, that trust is private. यहाँ क्या बोल रहे हैं? चलो अगर आपको इतनी बातें नहीं लिखनी डिफरेंस में, तो आप इतना लिख सकते हो. Public trust is the trust where the beneficiaries are public at large, where the benefit is given to public in a general commons, in a common criteria. But private trust is a trust where the benefit is given to a private group or a few concentrated individuals. Then that is a private trust. पब्लिक ट्रस्ट के जो एक्ट है वो 2-3 एक्ट का नाम आप लिख सकते हो. प्राइवेट ट्रस्ट आप लिख सकते हो, इट इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट. Public trust and trust is vested on certain fluctuating body. They are the general public, right? General public. In private trust, beneficiaries are definite. तो इस चीज को लेके केस भी आया हुआ है, देवकीनंदन वर्सेस मुरलीधर, जिसमें बेनिफिशियरी को लेके बात होती है कि भाई पब्लिक में पब्लिक इज अ बेनिफिशियरी, तो अगर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता दैट पर्सन कैन फाइल अ केस. प्राइवेट ट्रस्ट में क्या है? इट्स अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल. देयर डोमेन्स आर डिफरेंट. पब्लिक ट्रस्ट हैज लार्जर वाइडर डोमेन, प्राइवेट ट्रस्ट इज लिमिटेड नैरो. एग्जाम्पशन अवेलेबल टू ट्रस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता. अब ये मैम सारे इजी टॉपिक छोड़ के यही क्वेश्चन आना है, यही आ सकता है. अभी देखो ICSI हर चैप्टर से क्या उठाएगा? इजी टॉपिक या मुश्किल टॉपिक. लेकिन मैम अभी ICSI के फॉर्मेट के हिसाब से तो बोला जाता है कि इजी, मुश्किल, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी देयर. डेफिनेटली. बट आप कभी भी देखना ICSI का एक पैटर्न है, स्टार्टिंग में ना डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन लिटिल हल्का हल्का एंड लास्ट में इजी. अब पता है बड़ी बार होता है जब बच्चा पेपर लिख के आता है ना, हमेशा कंप्लेन करता है मेरे को, मैम टाइम नहीं था, और आपको पता है लास्ट का आंसर इतना इजी था, मुझे कितना कुछ लिखना था बट आई कुड नॉट राइट. that is the testing of your mental ability. That is the testing of how you are able to control your head while you are giving an exam. मैंने बोला ना academics तो चेक होते एग्जाम में, मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा चेक होती है. जो बच्चे पैनिक कर जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, वो फिर देखो मुश्किल हो जाता है उनके लिए. चलिए एग्जाम्पशन पढ़ते हैं. आप प्राइमरली गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन है तो इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में बात करी गई है. द एग्जेम्पशन हैज टू बी रीड कीपिंग इन माइंड वेदर द ट्रस्ट इज पब्लिक और private. Certain exemptions are listed below. Tax is exemption under section 10, 11, 12 of income tax. तो 10, 11, 12. तो हमें जब भी एग्जाम्पशन की बात याद आएगी, हमें एग्जाम्पशन लिखने होंगे एग्जाम में एज पर एग्जाम्पशन अवेलेबल टू ट्रस्ट. तो हमें इनकम टैक्स एक्ट का कौन से सेक्शन के बारे में लिखना है? 10, 11, 12. ठीक है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 12. Total tax exemption is available for certain type of trusts which are formed for any of the activities like sport, education, scientific purpose, profession or promotion of khadi, village based industry, hospital, etc. notified as a charitable religious institution. तो इनको tax exemption मिलती है. तो आप वो सारे पर्पस सोचना जो एक गवर्नमेंट प्रमोट करती है, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, हॉस्पिटल्स को बढ़ाती है गवर्नमेंट, प्रोफेशंस को बढ़ाती है, और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू खादी और विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, अपने कल्चर, इन सब चीजों को, इन सब ट्रस्ट को क्या मिलता है? एग्जेम्पशन. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि पब्लिक ट्रस्ट है या प्राइवेट. सेक्शन 11. As per section 11, any income, profit or gains obtained by a trust from a property held by a trust established wholly for the purpose of religious or charitable shall not be included in the total income of the trust. Since such income shall not constitute to be the income of trust income, so it is not taxable. समझ रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो आप सोचिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट है तो बिजनेस करेगी, बिजनेस है तो प्रॉफिट आएगा, है ना? तो सेक्शन 10 पहले तो एग्जेम्पशन दे रहा है ट्रस्ट को. ट्रस्ट, फिजिकल ट्रस्ट जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्पोर्ट्स, प्रमोशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड योर एजुकेशन है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 में. ठीक है. फिर जब आप बिजनेस करना शुरू करेंगे आपको इनकम होगा, और वो अगर वो इनकम किसी चैरिटेबल पर्पज से आया है तो आपको सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलेगा. पहले तो ट्रस्ट है तो सेक्शन 10. फिर वो बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, उसका प्रॉफिट आएगा तो उसको टैक्सेबल इनकम में नहीं लेंगे, और वो हम उसको ट्रस्ट की इनकम में नहीं लेंगे और वो टैक्सेबल नहीं होगी. तो सेक्शन 11 बात कर रहा है. सेक्शन 12, tax exemption under section 12. The incomes that are excluded from the computation of taxable income of trust or society as follow: income which is derived from property, income which is kept aside and extent does not exceed 25% of income. In case charitable trust, specifically those formed before 1st April 1961, income of which is acquired by the property partially for religious or charitable purpose. यहाँ कह रहे हैं ट्रस्ट की जो इनकम है
जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए जा रही है, उस इनकम को टोटल इनकम में नहीं लेंगे। तो ऐसी कौन सी इनकम है जो सेक्शन 11 में भी हमने बात करी, ऐसी कौन सी इनकम है जिसको टोटल इनकम में नहीं कंप्यूट करेंगे? तो वो इनकम जो प्रॉपर्टी से आ रही है, विच जो किस पर्पस के लिए यूज हुई है, होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, उसको हम ट्रस्ट की इनकम में नहीं लेंगे। इनकम जिसको साइड पे रखा गया है, जो इस प्रॉपर्टी से आई है, जो 25% से ऊपर नहीं है टोटल इनकम का, उसको हम कंप्यूट नहीं करेंगे एज ए टैक्सेबल इनकम। चैरिटेबल ट्रस्ट हो और 1 अप्रैल 1961 से पहले बने हो, और अगर वहां से कोई इनकम हो रही है, उसको हम नहीं लेंगे टोटल, मतलब इनकम नहीं लेंगे। देखो, जब चीज को इनकम ही नहीं ले रहे हो तो टैक्सेबल कैसे होगा ना? इन फर्दरेंस ऑफ अबव केस, द इनकम व्हिच इज सेट अपार्ट टू एक्सटेंड व्हिच डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल इनकम, इन केस इनकम दैट इज obtained फ्रॉम ट्रस्ट बिफोर 1 अप्रैल 1952 फॉर अ चैरिटेबल पर्पस एंड स्पेंड आउटसाइड इंडिया, उसको हम इनकम नहीं लेंगे, क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए इंडिया के बाहर यूज हुआ है। इनकम मेड बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट के बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कीप माई फोन ऑन साइलेंट, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा लेकिन मेरे को, चलिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सपोज ट्रस्ट के जो भी कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, जो भी कॉर्पस, अच्छा हाँ, कॉर्पस का मतलब है कोई भी जो रिटर्न टेक्स्ट है फॉर ट्रस्ट की, ट्रस्ट इसके लिए बनी है, ये पर्पस है, और उन चीजों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो उसको इनकम में नहीं लिया जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो उनके जो भी इनकम आ रहे हैं उस क्लास, जो बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होंगे। देखो, उससे फायदा क्या होता है ना, अगर कोई एक्स अमाउंट है जो ट्रस्ट कमा रही है या ट्रस्ट जनरेट कर रही है, और उसको पर्पस यूज, किस पर्पस के लिए यूज कर रही है? चैरिटेबल, रिलीजियस और इन चीजों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पूरा पैसा पूरा उस पर्पस के लिए जाना चाहिए, रादर कि कुछ कट के टैक्स में जा रहा है, तो उसको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है इंटरेस्ट को। ठीक है, सेक्शन 10 में, 11 में और 12 में। तो अगर ट्रस्ट को लेके कोई क्वेश्चन आता है और उसकी एग्जेम्पशन पूछी जाती है, यू शैल राइट 10, 11, 12। ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन, 18 साल से ऊपर, मेंटली साउंड होना चाहिए। नेम ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस, चैरिटेबल, रिलीजियस, वन सेटलर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टीज होना जरूरी है। प्रॉपर्टी कौन सी है ट्रस्ट की? मूवेबल है, इमूवेबल है। इवन द नॉर्मल चेक इज गिवन टू द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट in order to save the stamp duty. तो आप trust formation is by any person above 18 years of age. Creation of trust deed. Trust deed is very important, language sufficient to show the intention. A trust may even be created by use of words which are primarily words of creation, that I constitute a trust, where the requisites of trust आर्क इज प्रेजेंट, लाइक ऑथर कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्टीज कौन है। ठीक है, ट्रस्ट डीड में क्या क्या चीजें होती है? नेम ऑफ द ऑथर, सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग, किसके नाम पे होगा, ट्रस्टीज के नाम क्या है, बेनिफिशियरीज के नाम क्या है, नेम क्या है ट्रस्ट का, उनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसॉल्व कैसे होगी, उसको कहाँ कहाँ पैसा लगाया जाता है ट्रस्ट का, मतलब ट्रस्ट का पैसा आया, ट्रस्टी उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, वो भी डीड में होगा। ऑब्जेक्ट, पर्पस, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट और रिमूवल। देखो, ट्रस्ट में क्या होता है ना, फॉर्मेशन जब हो जाती है तो खास कोई अमेंडमेंट आती नहीं है, बट ट्रस्टी के नाम चेंज हो गए, ट्रस्टी नया आ गया या पुराना चला गया, तो इनके अमेंडमेंट्स देखे जाते हैं। बेनिफिशियल का राइट्स, ड्यूटीज क्या है, मोड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट की, इनके ट्रस्ट में जो इनकम है उनका कैसे एग्जेम्पशन, वो सब डीड में लिखा होता है। ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ सेटलर, ट्रस्टीज, विटनेसेस, print the trust deed that shall be there in the office of the trust, register the deed in the sub register office with the registration charges जो भी state law के हिसाब से होते हैं। At the time of registration, the settler and witness must be personally present. Settler कि भाई मैं साइन कर रहा हूँ, मैं ऑथर हूँ, या सेटलर है, विटनेसेस और ट्रस्टीज दोनों होने चाहिए। सब रजिस्ट्रार रिटेन्स द फोटोकॉपी एंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ट्रस्ट डीड, एंड कोई भी अमेंडमेंट तब आता है जब कोई जनरली ट्रस्टी चेंज होता है, अदरवाइज ट्रस्ट डीड में खास कोई चेंज होता नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए स्टैम्प डीड को स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर करते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी ओनर, ये सब होना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट डीड। पार्टनरशिप डीड भाई पार्टनर्स के बीच की होती है, ट्रस्ट डीड में क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व, एक तो ऑथर एंड देन योर ट्रस्टी एंड योर बेनिफिशियरी। डीड में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50, वो भी व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट। 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ट्रस्टर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ऑथर भी है, ट्रस्टर मीन्स ऑथर। द डीड मेंशन फिक्स टर्म ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे कोई फिक्स टर्म नहीं होता, इतने सर्टेन, द ट्रस्ट डीड कैन प्रोवाइड फॉर ट्रस्ट बी वूंड अप विद इन सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, की इतने साल बाद
ये प्रॉपर्टी यहाँ चली जाएगी, या इतने साल बाद ये ट्रस्ट को मैनेज करेंगे ट्रस्टीज, ठीक है। डीड स्टेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे दे स्टेट, ट्रस्ट डीड में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेनिफिशियरीज होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्टनर्स आर मोर लिमिटेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रस्टीज कैन बी हाई, डिफिकल्ट टू सैटिस्फाई बेनिफिशियरीज, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट देखोगे, यहाँ पे आप नहीं देखोगे। पार्टनरशिप में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टनरशिप में तो प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट में चैरिटेबल ऑब्जेक्ट भी देखा जाता है। Society is seen as per Society Registration Act 1860 for the common charitable objects. यहाँ देखिए, when an association of persons united together by mutual consent to deliberate determine the act jointly for some common purpose, that is society. Society are usually registered for charitable purpose. जब लोग इकट्ठा आते हैं and a common purpose के लिए जुड़ते हैं, that is society. It is registered under Society Registration Act 1860. According to Society Registration Act 1860, societies can be formed for following purpose: charitable, military, orphan funds. The society establishes several presidencies in India. अभी देखिए, आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसा जाता है, कितना पैसा आता है जो आर्मी, ऑर्फन्स और जन कल्याण के लिए कंट्रीब्यूशन आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी सोसाइटीज फॉर्म कर देती है जो इन सब पर्पसेस को फुलफिल करती हैं आगे जाके। तो सोसाइटीज में है कौन? दे आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, फाउंडेशन मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज, पब्लिक म्यूजियम, गैलरीज, पेंटिंग्स, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसके ऑब्जेक्ट्स बताती है सोसाइटीज की। अभी एक बात बताइए, बच्चे कहते हैं मैम सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, वो भी हम सुनते हैं, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स। अच्छा एक बात बताओ, वो कंपनी है, कंपनीज एक्ट में आ रही है, सोसाइटी है, सोसाइटी एक्ट में आ रही है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में आ रही है। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो कन्वर्ट भी हो सकती है कल को, ये कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये ऑब्जेक्ट, ये नॉन प्रॉफिटेबल अगर ऑब्जेक्ट में है तो ये सीधा डिसॉल्व हो रही है, ये कन्वर्ट नहीं हो रही है प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट में। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, राइट। तो यहाँ पे ये मेजर डिफरेंसेस देखे जाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है सोसाइटीज में, राइट। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? द प्रोसेस फॉर्मेशन इज सिंपल, गवर्नमेंट लुकअप करती है, मिनिमम कंप्लायंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज लो, लीस्ट पॉसिबिलिटी, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स ड्यू टू चैरिटेबल नेचर। अभी सेक्शन 8 कंपनी में क्या है ना, सेक्शन 8 कंपनी में कंप्लायंसेस हैं, कम है, एग्जेम्पशन वहां पे भी दी जाती है, पर वहां पे ना एक रिस्क है, कल को ये प्रॉफिटेबल हो गए तो, कल को ये कन्वर्जन में चले गए तो, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। डिसएडवांटेज, टैक्स एग्जेम्पशन मे अप्लाई टू पब्लिक ट्रस्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसमें बहुत चीजें देखी जाती है, तो डिसएडवांटेज। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ चैरिटेबल नेचर, इट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कमर्शियल वेंचर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप इज वर्चुअली एब्सेंट, क्योंकि क्या ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, इनके लिए फाइनेंस रेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कमर्शियली तो है नहीं, तो वहां पे इनको काफी दिक्कतें देखी जा सकती है। कमर्शियल इन्वेस्टर रिगार्ड द इन्वेस्टमेंट सच एंटिटीज एज रिस्की, क्योंकि देखो अगर मैं को इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं किसी सोसाइटी में ना करके किसी कमर्शियल वेंचर में करूंगी जहां मुझे प्रॉफिट आएगा। In accordance with Section 45A of RBI, no unincorporated bodies are allowed to accept deposit from public. Organization registered under Society Registration Act and Trust Act are considered unincorporated bodies. तो इनके लिए वो भी स्कोप कम हो गया कि पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। आरबीआई कहता है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। हमारी कंपनी तो लेती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, ये क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट इज वल्नरेबल टू द इम्प्लीकेशन अंडर मनी लेंडर्स एक्ट टू वेरियस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं मनी लेंडर्स एक्ट में भी काफी बार ये लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं सोसाइटीज पैसा लेने के लिए, रेज करने के लिए, और ट्रस्ट भी। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है सोसाइटी के। तो इनको पैसा आता कहाँ से है? गवर्नमेंट फंडिंग से ही आते हैं, पब्लिक तो पैसा लगाती नहीं, इन्वेस्टर्स भी लगा सकते हैं पर वो लगाते नहीं, राइट। Formation under Section 1 of Society Registration Act, any 7 or more person who have came together for legal pursuits, including literary, scientific, charitable, or social pursuits, may subscribe their names to a memorandum and file the name with registrar and form themselves into a society. कोई भी 7 मेंबर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कॉमन पर्पस सोसाइटी बना सकते हैं। हम सोसाइटी के मेंबर हैं, हम सोसाइटी के एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं एंड वी आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ठीक है।
अभी मेमोरेंडम आप कंपनी लॉ वाला दिमाग में ले आते हो, मेमोरेंडम में क्या होती है? कंपनी लॉ के मेमोरेंडम में क्या होता है? बेसिक चीजें, बेसिक क्लॉजेस, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, लाइक दैट। सोसाइटी के मेमोरेंडम में भी बेसिक चीजें, क्लॉजेस होते हैं सोसाइटी को लेके, जिसमें मेंबर्स जो है साइन करते हैं कि हमने ये सोसाइटी बना रहे हैं। कितने मेंबर? 7 या 7 से ज्यादा। Memorandum filed with the registrar should contain detail of name, society, name, address, occupation of members, copy of rules जो society चलाएगी. With the completion of these process, society could be registered with the registrar and payment of fees as per the state government. So society is formed in a very easy way क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है आप सोसाइटी बना रहे हो, आप तो आपसी बेनिफिट के लिए कर रहे हो, so we have no problem. Compliances are less. Society registration process is simple as per Society Registration Act 1860. And you're a society, whatever income you're getting, you're using it for the charitable purpose, you will get tax exemption as well. So Society Registration Act 1860 का main purpose क्या है कि any group or person जिनका कोई भी common objects है वो कर सकते हैं इकट्ठा होकर. ठीक है, इनके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी हैं जो हम पढ़ चुके हैं. If the rules do not provide for AGMs, a list of members can hold a meeting to. अब मीटिंग क्यों रखते हैं मेंबर्स की? भाई हम जो सोच रहे हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं सोसाइटी का, वो सबको पता होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट अ स्टेट लेवल. अभी अभी क्या होता है ना, ट्रस्ट में ना रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं होती, लेकिन सोसाइटी में ना रजिस्ट्रेशन आपको रिन्यू करानी पड़ सकती है. मेमोरेंडम एंड रूल्स, कंसेंट लेटर्स ऑफ ऑल मेंबर्स शैल बी विद द रजिस्ट्रार. ऑथोराइज लेटर बाय ऑल द मेंबर्स, ये रजिस्ट्रार के पास होता है. एफिडेविट बाय द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, उसका सारा डिटेल रजिस्ट्रार के पास होता है. डिक्लेरेशन बाय मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी. अच्छा, ये रजिस्ट्रार क्यों रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? अब मेरी एक बात सुनो, आपको सोसाइटी फॉर्म करनी है, आप में से कोई भी 7 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना लो और कॉमन पर्पस कर लो. Why do you need to do the registration with the registrar? Why do you need to comply with all the law? और the question arises, ये एक्ट बनाई क्यों? जब कोई कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहा है तो कर लो ना, उसके लिए एक्ट बनाने की क्या जरूरत है? द मेजर रीजन इज, आपने सोसाइटी बना ली, लोगों से पैसा ले रहे हो, बता रहे हो कि हम ये बेनिफिट देंगे, दे नहीं रहे हो. तो अगेन ये एक पब्लिक डोमेन में जब बात आ जाती है तो ये चीज आप एक स्कैम की तरह भी कर सकता है कोई. तो हर चीज को एक दायरे में करने के लिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए सोसाइटी लॉ बनाया जाता है. तो सोसाइटी एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी अगर कोई कॉमन पर्पस के लिए भी सोसाइटी फॉर्म करता है, सो दे नीड टू कंप्लाई विद द बेसिक नॉर्म्स. डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू बी सबमिटेड विद रजिस्ट्रार, a letter requesting registration, MOE की कॉपी, रूल्स रेगुलेशन, नेम एड्रेस, ऑक्यूपेशनल मेंबर, वही जो ऊपर पड़ा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी होती है आपकी, president of the society, affidavit by the president secretary declaring that the relationship between subscribers क्या है हमारा, address proof of the registered office, everything that needs to be given to registrar. ट्रस्ट में हम किसको किसको दे रहे थे? सेंट्रल रजिस्ट्रार विच इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, वहां पे हम फॉर्म भर रहे थे. यहाँ पे हम जिसके पास भी ज्यूरिसडिक्शन है सोसाइटी की एरिया की, उसके पास हम लोग अपना सारा फाइलिंग कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी. कितने मेंबर कर सकते हैं? 7 या 7 से ज्यादा. पर्पस क्या है? कोई भी पर्पस हो सकता है, तुम पीछे देख लो, जो भी तुम्हें जो भी पर्पस यूज करना है आप कर सकते हो. उसके लिए आपको रजिस्ट्रार को कौन कौन से सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट. तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बेनिफिट क्या है? इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है. डोनर्स हैं वो रिबेट ले लेते हैं इनकम टैक्स में कि हमने डोनेशन करा है, ठीक है ना. वो एटीसी एटीसीसी इनकम टैक्स में ना बहुत सारे एग्जेम्पशंस के लिए तो वहां पे ले लेते हैं. देन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड तो आपका कैंसिलेशन नहीं होता है. ये एनजीओ है तो इनको काफी ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. So society run on democratic principle. Every member has a equal say in the society. इलेक्शन प्रोसेस में भी आपको इनएफिशिएंट मैनेजमेंट को रिमूव कर सकते हो. तो ना सोसाइटी के हम प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, ये सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, लाइक दैट. देखो रिलीजियस सोसाइटीज भी होती हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज भी होती हैं. और बोलोगे चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? ट्रस्ट अपना एक्ट है, सोसाइटी अपना एक्ट है. दूसरी बात है ट्रस्ट में 3 लोग हैं, ऑथर भी है, ट्रस्टी भी है, बेनिफिशियरी भी है. सोसाइटी में क्या मेंबर्स है जो अपने ही आपसी मेंबर्स के बेनिफिट के लिए सोसाइटी बनाए हुए हैं. डिफरेंस है. बच्चे बेचारे इतनी चीजें पढ़ते हैं पहले कंफ्यूज हो जाते हैं. सोसाइटी कैन बी क्रिएटेड बाय 7 और मोर, मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ नेम. व्हेन सिलेक्टिंग अ नेम ऑफ सोसाइटी फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए. जो ऑलरेडी यूज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए.
प्रपोज नेम में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पैट्रनेज और एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट को ध्यान रखिएगा, कोई भी उसके कॉन्ट्रावेंशन में ऐसा नाम नहीं रखें। मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी देखो, फिर ये है, एंड देन मेगा फर्म। बड़ा चैप्टर है, लेकिन वही बात है, अगर आप ये बड़ा चैप्टर मेरे साथ कर रहे हो तो आपको मोनोटोसिटी नहीं होगी, एंड साथ साथ आप सुनते भी रहेंगे, राइट। Memorandum of society along with the rules and regulation must be signed by every establishing member, witnessed by gazetted officer, notary, CA, oath commissioner, advocate। तो आप किसी के भी सामने किसी के भी साइन के साथ, आप चाहे वो सीए का साइन हो, नोटरी पब्लिक का, गैजेटेड ऑफिसर हो, वो प्रॉपर्ली साइन करें और आप इसका मेमोरेंडम में सारे मेंबर साइन करेंगे। मेमोरेंडम में क्या क्या बातें होनी चाहिए? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, कवरिंग लेटर, मेमोरेंडम, रूल्स एंड रेगुलेशन की कॉपी। वही बातें हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे सोसाइटी की, फॉर्म के साथ साथ मेमोरेंडम दोगे और मेमोरेंडम के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वही जो हमने पीछे करी थी, सेम बात। देखो बात सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं दोबारा फिर भी ले आती हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चे को ये ना लगे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। Following are the documents required for society registration in India: PAN card of all the members, residential proof of all the member, bank statement, memorandum of association have to be prepared containing details of member, their name, addresses, full addresses. Articles of association also prepared where the laws, bylaws of the society needs to be in the articles. It contain the rules for taking membership, अगर आप member बनना चाहते हो तो मीटिंग कितनी होगी सोसाइटी की, ऑडिट कैसे होगी, आर्बिट्रेशन क्लॉज के अगर कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में तो कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट को चेंज करना, वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट को चेंज करना तो क्या होगा, तो सारी बातें आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। कॉपी ऑफ कवरिंग लेटर मेंशनिंग द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस, कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस सोसाइटी का, ये सारी चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारा दोस्त है, चैरिटेबल पर्पस करना चाहता है और वो सोच रहा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर कर ले, एज अ सीएस हाउ डू यू गाइड योर फ्रेंड? मैंने बोला ना, एक तो गाइड और लीगल एडवाइस तुम्हें एग्जाम में बहुत देने होते हैं, तो पूरा सोसाइटी के बारे में पहले लिखोगे, फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में क्या कहाँ कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, 4 लाइनों का वो लिखोगे, एंड डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा समराइज कर देना। देखो ये बहुत बड़ा लिखा है, आप थोड़ा समराइज कर देना, आर्टिकल बस यहाँ तक खत्म कर देना। ये नहीं कि आप एक एक बात लिख रहे हो, प्लीज अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना इतना मत लिखना, थोड़ा अपना दिमाग यूज करके एज पर द नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से आंसर लिखेगा। Consequences of non-registration of society. The Society Registration Act lays out the procedure for registration, जो आपने पढ़ा। The registration gives a legal status and why it is essential. तभी तो इनकम टैक्स में exemption मिलेगी, तभी तो तुम्हारी लॉफुल एग्जिस्टेंस होगी, तभी तो ऑथेंटिसिटी होगी, तभी तो बैंक अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस रजिस्ट्रेशन के। When the society is registered, along with the members become as each member has signed the memorandum. Once registered under Society Act, the society restricts its activities to the object contained in memorandum. तो जो मेमोरेंडम में लिखा है वही ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एक्ट एंजॉयज स्टेटस ऑफ लीगल एंटिटी एग्जेम्पशन। तो बेसिकली यही 4 बातों को नीचे दिया हुआ है, तो ये 4 बेनिफिट है अगर सोसाइटी रजिस्टर होती है तो। अब आप बोलोगे मैम तो होती है ना, एक्ट है तो होना चाहिए। मैंने बोला ना, जैसे अगर किसी को किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए सोसाइटी ओपन करनी है तो बहुत बार वो रजिस्टर ना करके आपसी सहमति से ही पर्पस शुरू कर देते हैं, बट इट्स बेटर टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर। अकाउंट्स एंड ऑडिट का क्या है? द सोसाइटीज आर इन पोजीशन ऑफ फंड्स, डोनेशंस, तो इनका ऑडिट भी होना जरूरी है। Therefore, it becomes necessary for society to maintain proper regular accounts, right? For scrutiny, every society shall get its accounts audited once a year by a duly qualified auditor, which is a practicing chartered accountant. At every society is a legal entity distinct from member. It is capable for filing suit against any member or any person. जैसे चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है सोसाइटी का, उसने कुछ घपला कर दिया तो सोसाइटी उसके नाम पे केस फाइल कर सकती है, राइट? तो लिटिगेशन भी रेज हो सकता है। उसके बाद है हमारा मेगा फर्म, विच इज मेगा फर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। अब ये कौन सी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है? ये आखिरी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। देखिए ये आखिरी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। अभी तक हमने क्या क्या करी? पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, मेगा फर्म, राइट? एमएससीएस करा हमने, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी मेगा फर्म क्या है? मेगा फर्म हमने पढ़ाई है पार्टनरशिप एक्ट में। मेगा मीन्स अ वेरी बिग, वेरी ह्यूज। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म विद मोर देन
25 partners. A firm which provides core professional excellence of a particular profession. जैसे आपको आई एम अ CS, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक काम में अच्छी हूँ, मैं और CS ऐसा पूरा ग्रुप बना के 25 से ज्यादा पार्टनर रखूं और एक मेगा फर्म बनाऊं. मेगा फर्म में क्या है, मैं ग्लोबल वर्क भी लूं, राइट? So, for example, company and corporate law is the core knowledge for all company secretaries. However, they can expertise in other areas like direct tax, indirect tax, labor law, finance, accounting, insurance, and IPRs. They may be in a position to provide a single business solution. Abhi, suppose I have a mega firm, and in my mega firm, you are getting the work of audit, accounting, law, legal service, labor law, IPR, everything under one roof. So it's a mega firm which has more than 25 partners, right? MTF is a step towards mega firm. It is a paradigm shift of 10 by 10 office. जैसे आप कह रहे हैं फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, दे आर वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू डोमेस्टिक बॉर्डर. अब जैसे तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, तुम्हारी क्लोथिंग इंडस्ट्री है जिसमें तुम्हारी फर्म है, मतलब कपड़ों का काम है, और तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, 5 पार्टनर है. अभी तुम क्या है, अभी तुम इंडिया में काम कर रहे हो, ठीक है ना, स्टेट बाय स्टेट काम कर रहे हो और उतना ही कर रहे हो, अभी तुम ग्लोबली काम नहीं कर रहे हो. जब ग्लोबली काम करोगे, देन यू वुड रिक्वायर एज अ मेगा फर्म, यू विल बी एबल टू, यू शुड हैव मोर देन 25 पार्टनर्स, राइट? एंड दैट केस आपका फर्म ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा जाएगा. MDF will put professional in general and company secretaries in particular on fast track. Large firm will still become larger, and one day the global business enterprise will call them a mega firm. ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, आज भी अगर आपको ग्लोबली काम करना है, आप कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने इंडियन बाउंड्रीज ट्रांसेंड करके बाहर भी काम करते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ मेगा फर्म, राइट? दिस इज टू प्रमोट प्रोफेशनल्स कि योर बाउंड्रीज आर नॉट ओनली in India. You can even do work globally. You can even extend your professional services outside India, right? So MDF is collaborative venture among individuals. They wish to join hands together, should understand that all minds should work together. Say go to ego, mutual fund, म्यूचुअल फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप है, आप बढ़ना चाहते हो, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होने चाहिए. जहां पे लड़ाइयां हो गई तो बिजनेस आपस में ही लड़ाई करते रह जाएंगे, आप बाहर कैसे काम करेंगे, ग्लोबल वर्क कैसे लेंगे. इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन होने चाहिए, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, इक्वल स्टेटस होना चाहिए सारे पार्टनर्स का. इनकम ऑफ द फर्म शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स. ऐसा नहीं कि वो मोटिवेशन आ रहे पैसे की और आप पैसा बाद में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वन शैल नॉट पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द अदर. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे को डोमिनेट मत करो. अभी देखो, ये दोनों चमाटलू चंपोलू है, इनकी फर्म है, छोड़ो नाम में क्या रखा है, ठीक है, इन दोनों की फर्म है, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, एक सीए है, एक सीएस है, तो ये क्लाइंटेल सर्विस दे रहे हैं. धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ा, इन्होंने और पार्टनर्स लिए, ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स जिनका काम यही था, मतलब डिफरेंट स्किल्स. कोई आईबीसी में अच्छा है, बैंकरप्सी में, कोई लेबर लॉ में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो इन्होंने अपने पार्टनर्स बढ़ाए. इन्होंने इंडिया में ऑडिट्स लेना शुरू करा, इंटरनेशनल ऑडिट्स लेना शुरू करा, एंड दे आर कॉल्ड एज अ मेगा फर्म. कह रहे ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर जहां तुम लड़ाइयां ले आए, क्लॉजेस क्लियर नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ले आए, तो ये सबका मेगा फर्म का तुम्हें बेनिफिट कैसे हो पाएगा, राइट? बेनिफिट्स क्या क्या है? एक टीम एनवायरनमेंट होता है, गुड एक्सपोजर मिलता है क्योंकि आप इंडियन प्रोजेक्ट के साथ साथ ओवरसी प्रोजेक्ट्स भी लेते हो. कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आपका जो वर्क है वो डिफरेंट पैराडाइम पे वर्क कर रहा है. जैसे आप इतने सारे पार्टनर्स हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है. एक्सेप्शनल ट्रेनिंग, बोर्ड ट्रेनिंग होती है कि हम सबका काम एक जैसा रहे, हम सबकी पॉलिसी एक जैसी है, तो कॉमन पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है. कंटिन्यूस लर्निंग मिलती है क्योंकि ऐसे ऐसे फॉर्म्स में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप सोचो आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है. आपको इंडियन वर्क मिल रहा है, बाहर का काम मिल रहा है, आपको इतने डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो डिफरेंट स्किल्स में है उनका बेनिफिट मिल रहा है. सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट. बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल रीच मिलता है, रेवेन्यू शेयरिंग, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं बाय एप्रोप्रिएट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, अ पीसीएस हु हिमसेल्फ मे नॉट हैव सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज कैन शेयर द एक्सपर्टाइज ऑफ अदर. अब जैसे सपोज आई एम एक्सपर्टाइजिंग इन कॉर्पोरेशन, ठीक है, वन ऑफ माई इन अ मेगा फर्म, वन ऑफ माई पार्टनर हैज एक्सपर्टाइज ऑफ आईबीसी. अब आईबीसी में फीस अच्छी है तो उसका बेनिफिट मुझे ही मिला ना, राइट? तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयरिंग है. स्ट्रक्चर प्रोसेस बड़े स्टैंडर्डाइज होते हैं जिसमें सबको फायदा मिले. Corporate or industry perception. When considering different professional firms, a corporate client may be preferring them. आप सोचो ना, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो मेगा फर्म्स को देंगी ना ऑडिट,
छोटे फर्म को कह रहे हैं भैया फीस तो छोटे फर्म ने भी लेनी है, बड़ी फर्म ने भी लेनी है, तो बड़ी फर्म जो है, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स ले रही है, हम उन्हीं को ऑडिट से। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है क्लाइंट अट्रैक्शन एंड क्लाइंट ऑलवेज वांट टू गिव द वर्क टू समबडी हु हैज़ अ रिकॉग्निशन। तो इनका होता है, इनको ये बेनिफिट मिलता है। रेपुटेशन एंड रिस्क एडजस्टेड वैल्यू, तो बिगर क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन मे प्रेफर दैट you never go wrong when hiring one of the MDF since the renowned brands of MDFs are perceived as proxy for high level of professionalism and quality। वही बात हम अभी कर रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना कोई काम देना चाहती है फर्म को, तो वो मेगा फर्म पे पूरा ट्रस्ट और क्वालिटी एश्योरेंस लेती है, राइट? तो ये कुछ बेनिफिट्स है मेगा फर्म के। कॉन्स्टिट्यूट कैसे करें? प्रोसेस ऑफ MDF शैल बी आउटकम ऑफ कॉन्शियस एंड सिंसियर डिसीजन। इट शैल इंश्योर दैट प्रपोज्ड हैव एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, तभी आप मेगा फर्म कॉन्स्टिट्यूट करिए। इट इज एडवाइजेबल टू वर्क अंडर MOU फॉर 1 ईयर। अच्छा, यहाँ देखो मेगा फर्म पे कितना वो कर रहे हैं कि आप हो तो फर्म ही पर आप बड़ी फर्म, ठीक है? अब आपका जो फर्म है वो इंडिया से लेके बाहर तक है, तो आप एक तरह के अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी बन गए हो। तो आप सोचो कि आपके ऊपर कितना बर्डन है, मतलब बर्डन एज इन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एश्योरेंस कि अगर आपने अच्छा काम नहीं करा तो आप अपने साथ साथ देश का नाम भी खराब कर दोगे। सो आपको 1 साल तक काम करना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जब वो चीजें पूरी हो जाए अच्छे से, देन यू शैल वर्क फर्दर। अंडरस्टैंड द कंपैटिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ईच अदर, ठीक है? इट विल बी अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ MDF टू ऑल द फाउंडर पार्टनर्स ऑन इक्वल फुटिंग। बार बार देखो इक्वालिटी की बात करें कि अगर जहां आपने अपनी डोमिनेंस दिखा दी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। The intellectual level shall be put at part during the reasonable period individual practice existing shall be introduced in the firm। अभी देखो अगर सपोज आप एक मेगा फर्म के पार्टनर बन जाते हो, जो ऑलरेडी 4 साल से पार्टनर्स हैं, वो शायद आपको डोमिनेट करें, शायद आपको वो पोजीशन ना दें। सो अगेन आप वो चीज वैसे ग्रो नहीं हो पाएगी। तो कह रहे हैं ये सब चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन के समय ध्यान रखें। When it is proposed to add new partner apart from settling commercial term, it is suggested that MDF shall enter into MOU for at least how many years? 1 year। आपकी आपकी मेगा फर्म है, एक नया पार्टनर आया, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, तो आप पहले एक MOU करो फॉर 1 ईयर कि भाई वो कैसे इस फर्म में अडेप्ट कर पाता है या फर्म कैसे अडेप्ट करती है उस पार्टनर को। उसके बाद ही आप उसको एक आगे अग्रीमेंट करके आप उसको पार्टनर बनाइए। पहले आप 1 साल कैसे चलाइए MOU, सो दैट कंपैटिबिलिटी टेस्ट हो सके उस पार्टनर का। देखिए मेगा फर्म को कितना कॉन्स्टिट्यूशन के समय देखा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूट कैसे करना है? कॉन्स्टिट्यूट तो आपको वही अग्रीमेंट डीड बना के MOU बना के करना चाहिए। सो इट्स अ सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कोई नया पार्टनर है, कोई जा रहा है आ रहा है, तो उन सब का भी एक प्रॉपर रूल्स के हिसाब से एडमिशन और रिटायरमेंट होना चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट, इंफ्रा का बहुत कॉस्ट होता है क्योंकि बड़े बड़े फर्म्स होते हैं। ये डोमिनेंस ऑफ सीनियर पार्टनर देखा जाता है। डिफाइनिंग एग्जिट रूट इज डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे आप एक बार पार्टनर बन गए, आप स्टक हो, आप निकल नहीं सकते। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, नोटिस दिया बाय बाय करके निकल जाते हो, यहाँ पे मुश्किल है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मे लीड टू डिस्प्यूट, कि क्या चल रहा है वो सारे पार्टनर्स को नहीं पता होता। इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इतने सारे पार्टनर्स है। इफ क्रैक्स डेवलप, म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। क्योंकि देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लड़ाइयाँ होती हैं तो रिजॉल्व भी जल्दी हो जाता है रेजोल्यूशन। बड़े फर्म में क्या है, वन क्रैक इन द मैनेजमेंट, तो वो इट कैन लीड टू डिफिकल्टी टू क्योर। कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पार्टनर ज्यादा देखा जाता है क्योंकि मेगा फर्म्स है, तो बड़े फर्म्स है तो उनका नुकसान भी है। बड़े फर्म हो एडवांटेज बहुत है, पर डिसएडवांटेज, और अगर आप उसको ठीक से मेंटेन ना करें तो आपको इट कैन लीड टू डिजास्टर ऑल्सो। सो these are the important topics. In fact, we have covered the full chapter of non-corporate entities। कुछ भी इसमें मिस नहीं करा गया है। आपको जहाँ जो पोर्शन लगे कि हमें ये सुनना है, उस पे जाके स्किप करिए, मतलब आगे करिए, सुनिए अच्छे से, साथ साथ लिख लीजिए। आई वुड एडवाइस यू कि आप MSCS ट्रस्ट को, ट्रस्ट के टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 10, 11, 12 को, और आप मेगा फर्म तो आप लिख लेंगे, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इन 3 टॉपिक्स को लिख लीजिए। अभी एक चैप्टर में 3 चीजें लिखने को बोल रही हूँ तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना। अगर आप पूरा एक दिन भी SBIL को दे रहे हो, रिवाइज कर रहे हो सारे चैप्टर्स में, तो कुछ चैप्टर इतने इजी हैं जिसमें एक ही टॉपिक लिखने का होगा, कुछ चैप्टर मैक्सिमम 2-3 टॉपिक है लिखने के। सो प्लीज राइट देम, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी। एंड आई एम ट्रस्ट मी, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आना है, ट्रस्ट, सोसाइटी, मेगा फर्म का आ सकता है। So please write these 3 topics. No need to write sole proprietor partnership, HUF, not at all. कोई लिखने की जरूरत नहीं। मेगा फर्म भी आप रीड कर सकते हो, उसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स जार्गन टर्म्स नहीं है।
but I advise you to write society, trust, and MSCS. Please, right? Chaliye. So I'll see you in the next class with a revision of another chapter. Till then, please study hard, stay calm, reduce your anxiety. They're just exams. Life is not going to end. So stay calm. Thank you so much.